किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 4 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में डाले। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 2 लाख करोड़ से ज्यादा केंद्रीय परिव्यय के साथ सहायता को मंजूरी दी। 12 करोड़ 44 लाख से अधिक अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल के पानी के कनेक्शन किए जा चुके हैं प्रदान। जल जीवन मिशन के 2028 तक बढ़ाने की घोषणा। बिहार और नेपाल में लगातार बारिश से कई गांव में बाढ़ जैसी स्थिति। गंगा, गंडक, सोन, कोसी, परमान, नारायणी, बूढ़ी गंडक समेत सभी नदियों का जलस्तर बढ़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद मोर्चा संभाला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए सीधे हस्तांतरित करके शानदार कार्य किया गया है, जो पहले किसी सरकार ने नहीं किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लगभग 4 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में सीधे डाले गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक नहीं हुआ, कभी न दिया किसानों के खाते में। बस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2,12,000 करोड़ रुपया सीधे किसानों के खाते में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने डालने का काम किया है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में, 11 सालों में किसानों की आय दुगनी करने के लिए अनेकों कदम उठाए गए। उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, लाभकारी मूल्य देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती जैसे अनेक उपाय किए। और उन उपायों के परिणाम स्वरूप माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की आय बढ़ी है और लाखों किसानों की आय दुगनी से ज्यादा हुई है। केंद्र प्रायोजित योजना जल जीवन मिशन JJM का उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। JJM के अंतर्गत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 2,08,652 करोड़ के केंद्रीय परिव्यय के साथ सहायता को भी स्वीकृति दी। स्वीकृति केंद्र परिव्यय का लगभग पूरा उपयोग हो चुका है और मिशन की शुरुआत में केवल 3.23 करोड़ 16.7% ग्रामीण परिवारों के पास नल के पानी के कनेक्शन होने की सूचना थी और अब तक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार JJM के अंतर्गत 12.44 करोड़ से अधिक अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। और इसी प्रकार देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.67 करोड़ से अधिक परिवारों को घरों में नल से जल आपूर्ति होने की सूचना है।
दीर्घकालिक स्थिरता और नागरिक केंद्रीय जल सेवा वितरण के लिए ग्रामीण पाइप जल आपूर्ति योजना के संचालन एवं रख रखाव और बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हुए मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माननीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2025-26 के दौरान कुल परिवहन में वृद्धि के साथ जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए लागू की गई है। भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक फसल बीमा के लिए अधिसूचना जारी की गई थी और जिसे अब बढ़ाकर अऋणी कृषकों के लिए 14 अगस्त 2025 तक और ऋणी कृषकों के लिए 30 अगस्त 2025 तक कर दिया गया है। कृषकों से अपील की गई है कि वे अपने नजदीकी कृषि या राजस्व कार्यालय से संपर्क कर समय सीमा के भीतर फसल बीमा कराएं एवं योजना का लाभ उठाएं। जिले के किसान सहकारी समितियों और कॉमन सर्विस सेंटर CSC के माध्यम से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के तहत धान, मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग, कोदो, कुट्टी, रागी, मूंगफली एवं उड़द फसलों का बीमा किया जा सकता है और इस वर्ष भारतीय कृषि बीमा कंपनी को जिले के लिए चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत बुआई, रोपण, प्राकृतिक आपदाओं, कटाई के बाद नुकसान, ओलावृष्टि एवं जल भराव की स्थिति में बीमा लाभ प्राप्त किया जा सकता है और ऐसे किसी भी आपदा की स्थिति में किसान 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर 1800-419-0344 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बिहार और नेपाल में लगातार आफत की बारिश हो रही है और इससे गंगा, गंडक, सोन, कोसी, परमान, नारायणी, बूढ़ी गंडक समेत सभी नदियों का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांव में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, तो वहीं कटाव तेज होने से कई घर नदियों में समा गए हैं और स्थिति को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार के साथ नेपाल में हो रही लगातार बारिश अब राज्य के लोगों के लिए आफत बन गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में सबसे ज्यादा पूर्णिया में 114.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। तेज बारिश के कारण गंगा, गंडक और कोसी समेत राज्य की सभी नदियां उफान पर हैं। स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग और राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को बाढ़ से निपटने और लोगों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। बिहार में वर्षा होती है उससे बाढ़ की स्थिति कम बनती है, लेकिन अगर झारखंड में ज़्यादा वर्षा होती है तो हमारे दक्षिणी बिहार की नदियां जो है वो उफना जाती हैं। अगर नेपाल में वर्षा होती है तो उत्तर बिहार की नदियां जो हैं, गंडक है, घाघरा है, कोसी है या बागमती है, महानंदा तक, इनमें पानी ज़्यादा आता है तो बाढ़ की स्थिति है। गंगा नदी बक्सर से लेकर मुंगेर तक खतरे के निशान से करीब 2.5 फीट ऊपर बह रही है। सोमवार सुबह 6 बजे के रिकॉर्ड के अनुसार पटना के गांधी घाट पर गंगा का पानी खतरे के निशान से 17 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा था। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, मुंगेर, लखीसराय और भागलपुर जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। निचले इलाके डूबने लगे हैं। लगातार बढ़ते नदियों के जलस्तर को देखते हुए जिलों को नदियों के जलस्तर और तटबंधों की 24 घंटे निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही पटना में सेंट्रल कमांड रूम बनाकर इसकी निगरानी की जा रही है। कमला बलान, भूतही बलान, सोन, महानंदा और घाघरा नदियों का भी जलस्तर 10 से 48 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। कई गांवों में नदी का पानी घुस गया है। ऐसे में लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। लोगों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। साथ ही NDRF और SDRF की टीम भी तैनात की गई है। बताया जा रहा है कि कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से कोसी तटबंध के भीतर कई जगह कटाव काफी तेज हो गया है। महिषी प्रखंड के बाघौर, बिशनपुर और कोठिया में 15 घर कोसी नदी में समा गए हैं। हालांकि अभी जिला प्रशासन ने कटाव पीड़ितों के बीच प्लास्टिक का वितरण किया है।
प्रशासन पूरा मुस्तैद है, चाहे वो पूर्वी कोसी तटबंध का मामला हो या किसी स्पर का मामला हो। जो वनरेबल स्पर्स भी है जैसे 96 है, 101 है, 116, 117, सभी पर लोग बार बार मेरे द्वारा स्वयं ही उस पर निरीक्षण किया जा रहा है। आपदा एडीएम द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान सुपौल, मधुबनी और दरभंगा जिले में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई स्थानों पर बादल गरजने और ठनका गिरने का भी अलर्ट है। पटना से डीडी न्यूज के लिए मधुरेश नारायण की रिपोर्ट। वहीं ज्वार, बाजरा, मोट, मूंगफली जैसी खरीफ की फसलों में इन दिनों कातरा कीट का प्रकोप देखा जा रहा है। कृषि विभाग ने किसानों को इस कीट के प्रकोप से अपनी फसलों को बचाने के लिए सलाह दी है। कृषि विभाग ने किसानों को चेतावनी दी है कि कातरा कीट बहुत तेजी से एक खेत से दूसरे खेत में फैलता है और इसीलिए यदि पड़ोस में इसका प्रकोप है तो समय रहते बचाव के उपाय कर लेना बेहद जरूरी है और यदि देर की गई तो ये कीट पूरी फसल को नष्ट कर सकता है। पेश है हमारे संवाददाता शमीम अख्तर की यह खास रिपोर्ट। इस साल जहां खरीफ फसलों की बुआई का रकबा बढ़ा है तो वहीं कहीं कहीं ग्वार, बाजरा, मोठ, मूंगफली आदि फसलों में कातरा कीट का प्रकोप भी दिखाई दे रहा है। इसे देखते हुए कृषि विभाग द्वारा सर्वे कर कातरा कीट के प्रकोप से फसलों को बचाने के लिए किसानों को सलाह दी गई है। कातरा कीट यानी कट वर्म एक प्रकार का भूरे रंग का लार्वा होता है जो मुख्यतः रात के समय सक्रिय रहता है। मादा कीट एक बार में लगभग 600 से 700 अंडे देती है, जिनसे 2 से 3 दिनों में लटें या सूंडियां निकलती हैं। ये लटें पौधों की पत्तियों को कुतरती हैं, जिससे पौधे सूखकर नष्ट हो जाते हैं। मादा पतंग पत्तियों की निचली सतह पर पीले रंग के अंडे देती हैं जो पोस्त के बीज जैसे दिखाई पड़ते हैं। खास तौर पर बारिश के बाद जब खेतों में नमी बनी रहती है तब ये कीट तेजी से अपनी संख्या बढ़ाता है। ये कीट खरीफ की फसलों जैसे ज्वार, बाजरा, मोठ, मूंगफली, ग्वार और तिल के लिए नुकसानदायक होता है। इसकी रोकथाम प्रकाश पाश क्रिया से संभव है। पतंगों को प्रकाश की ओर आकर्षित करें। खेत की मेड़ों, चरागाहों और खेतों में गैस, लालटेन या बिजली का बल्ब जलाएं तथा इनके नीचे मिट्टी के तेल मिले पानी की परात रखें ताकि रोशनी पर आकर्षित हो और वो जलकर नष्ट हो जाएं। जब कातरे की लट की छोटी अवस्था हो तब अंडों से निकली लटों पर क्यूनालफॉस 1.5% चूर्ण दवा का 6 किलो प्रति बीघा की दर से भुरकाव करें। बंजर जमीन, चरागाह में उगे जंगली पौधों से खेतों पर कातरे की लट के आगमन को रोकने के लिए खेत के चारों तरफ खाई खोदें। कृषि विभाग ने किसानों को चेतावनी दी है कि कातरा कीट बहुत तेजी से एक खेत से दूसरे खेत में फैलता है, इसलिए यदि पड़ोस में इसका प्रकोप है तो समय रहते बचाव के उपाय कर लेना बेहद जरूरी है। यदि देर की गई तो ये कीट पूरी फसल को नष्ट कर सकता है। कातरा कीट का समय रहते नियंत्रण कर लिया जाए तो फसल को बचाया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि किसान कृषि वैज्ञानिकों की सलाह माने, समय समय पर निरीक्षण करें और खेतों की उचित निगरानी रखें। किसान समाचार के लिए शमीम अख्तर की रिपोर्ट। और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा फल और फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। और इसी कड़ी में बिहार सरकार द्वारा राज्य में किसानों को अंजीर फलों की खेती के लिए अनुदान दिया जा रहा है और इसके लिए उद्यान निदेशालय बिहार सरकार द्वारा इच्छुक किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। बिहार सरकार द्वारा राज्य में अंजीर की खेती को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी मिशन अंतर्गत अंजीर फल विकास योजना 2025-26 शुरू की गई है। इस योजना का क्रियान्वयन राज्य के 32 जिलों में किया जाएगा। इसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद तथा अरवल जिले शामिल हैं। उद्यान निदेशालय द्वारा योजना के तहत अंजीर की खेती के लिए इकाई लागत 1,25,000 रुपये निर्धारित की गई है, जिसमें लाभार्थी किसानों को प्रति हेक्टेयर कुल 40% अधिकतम 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
और इसमें लाभार्थी किसानों को प्रति हेक्टर अंजीर की खेती के लिए 30,000 रुपए का अनुदान पहले वर्ष में एवं 20,000 रुपए का प्रति हेक्टर का अनुदान दूसरे वर्ष में मिलेगा। किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ ही तिलहन फसलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए सरकार किसानों को तिलहन फसलों की खेती हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान दे रही है। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहन देने एवं किसानों को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से निःशुल्क तिलहन बीज मिनीकिट वितरण योजना संचालित की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि विभाग के अंतर्गत संचालित राज्य सहायतित निःशुल्क तिलहन बीज मिनीकिट वितरण प्रदर्शन एवं प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत तुरैया लाही फसल का 2 किलोग्राम मात्रा का बीज मिनीकिट निःशुल्क प्राप्त करने हेतु कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन 1 से 15 अगस्त 2025 तक किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदक किसानों के लक्ष्य के अधिक आवेदन प्राप्त होने की दिशा में ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। आम सीजन के चलते कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आम की आवक सामान्य बनी हुई है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा की मंडियों में आम की आवक सोमवार के दिन अधिक देखने को मिली। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 2 अगस्त को आम का भाव रहा 8,000 रुपए। 4 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव हो गया 8,000 रुपए। जबकि पंजाब की फजिल्का मंडी में इस दौरान आम के सौदे स्थिरता के साथ हुए। यहाँ 2 और 4 अगस्त को आम बिना किसी घटत बढ़त के 7,000 रुपए पर बना रहा। हालांकि राज्य की ही नाभा मंडी में बीते शनिवार आम का भाव था 2,600 रुपए। सोमवार को इसके सौदों में 900 रुपए का उछाल आया और आम का भाव जा पहुंचा 3,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की मंडियों पर नजर डालें तो सोमवार को लखीमपुर मंडी में आम का भाव रहा 3,860 रुपए। महोबा मंडी में भाव रहा 4,340 रुपए। बदायूं मंडी में आम 4,300 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही आनंद नगर मंडी में आम के सौदे 4100 रुपए पर हुए। वहीं बात निर्यात की करें तो कृषि मंत्रालय और एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 22,963.78 मीट्रिक टन आमों का निर्यात किया था, जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 यानी अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान भारत ने 27,330.02 मीट्रिक टन आमों का निर्यात किया है, जो बीते साल से ज्यादा है। मंडियों में इन दिनों गुड़ की आवक सामान्य है। बुधवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गुड़ बिकवाली के लिए पहुंचा। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की उदयपुर मंडी में 2 अगस्त को गुड़ का भाव रहा 4,700 रुपए। 4 अगस्त को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 4,300 रुपए पर हुए। राज्य की ही बदायूं मंडी में इस दौरान गुड़ के सौदे तेजी के साथ हुए। यहाँ 2 अगस्त को गुड़ का भाव था 4,220 रुपए। 4 अगस्त को इसके सौदे 80 रुपए चढ़कर 4,300 रुपए पर हुए। वहीं आनंद नगर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गुड़ के भाव स्थिर रहे। यहाँ 2 और 4 अगस्त को गुड़ 4100 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की बाकी मंडियों की बात करें तो सोमवार के दिन यहाँ की दादरी मंडी में गुड़ का भाव रहा 4,250 रुपए। मिर्जापुर मंडी में भाव रहा 4,680 रुपए। प्रतापगढ़ मंडी में गुड़ 4,335 रुपए पर बिका, जबकि फैजाबाद मंडी में गुड़ का भाव रहा 4,450 रुपए। वहीं गुड़ के निर्यात पर नजर डालें तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को दुनिया भर में गुड़ का एक मुख्य व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। एपिडा के अनुसार साल 2024 के दौरान भारत ने करीब 430 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के लगभग 5,16,746 मीट्रिक टन गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है।
और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों में किसान मक्का, दलहन और सब्जियों के खेतों में पानी जमा न होने दें। जम्मू कश्मीर में ही मध्यवर्ती इलाकों के किसान मक्का और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। पंजाब के पश्चिमी मैदानी इलाकों के किसान इस मौसम में फूल गोभी की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान कपास के खेतों में पानी जमा न होने दें। यहाँ इस समय धान और मूंग की बुवाई की जा सकती है। पंजाब में ही किसान मक्के के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। हरियाणा के पूर्वी इलाकों के किसान कपास और बाजरा की फसलों की सिंचाई फिलहाल रोक दें। दिल्ली में इस समय ग्वार, मूली, सेम, पालक, चौलाई और भिंडी की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान इस मौसम में बैंगन, टमाटर, मिर्च और फूलगोभी के नए पौधों का रोपण भी कर ले। दिल्ली में ही किसान सभी खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदानी और मध्य इलाकों में किसान उड़द और मूंग की बुवाई कर लें। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाकों के किसान धान की बुवाई कर लें। उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदानी इलाकों में किसान अच्छे मौसम में अरहर, सोयाबीन, मक्का, मूंगफली, मूंग और उड़द की बुवाई जारी रखें। वहीं बिहार के उत्तर पश्चिमी जलोढ़ इलाकों में किसान धान की बुवाई कर सकते हैं। झारखंड के पश्चिमी पठारी इलाकों में इस समय टमाटर के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्नांडिस मार्कोस के बीच हाई द्विपक्षीय वार्ता। राज्यसभा में विपक्ष का बिहार SIR पर हंगामा। उप सभापति ने कहा कि नियम के तहत अदालत में विचाराधीन विषय पर नहीं हो सकती चर्चा। NDA संसदीय दल की बैठक में पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और मजबूत नेतृत्व के लिए PM मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कराने का मामला। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर 8 अगस्त को होगी सुनवाई। उद्योगपति अनिल अंबानी ईडी के सामने हुए पेश। दिल्ली हेडक्वार्टर में 17,000 करोड़ रुपए के ऋण धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ। किसान समाचार में
आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।